अब हम पढ़ने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी होता है मेल्स में। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स क्रोमोसोम। तो जो नॉर्मल जो 46 एक्स वाई होता है वो 47 डबल एक्स वाई हो जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो होता है लीडिंग कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी है ड्यू टू प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर और अजूस्पर्मिया। तो अजूस्पर्मिया होता है इसमें बेसिकली, और ये लीडिंग कॉज है फॉर प्राइमरी इनफर्टिलिटी का। तो अगर हम बात करें इंसिडेंस की, तो इसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट 600 में से एक बच्चे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और इसके बारे में यूजुअली जो रहता है, एडल्ट जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तो पता नहीं चलता है। ये एडल्ट जब हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उस समय इनफर्टिलिटी के इवेल्युएशन के टाइम पे पता चलता है। कई बार जो रहता है प्यूबर्टी के टाइम भी पता चल सकता है, क्योंकि इसमें डिलेड प्यूबर्टी होती है और इसमें जो रहता है गायनिकोमेस्टिया और टेस्टिस काफ़ी छोटा रहता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो 90% होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो 47 डबल एक्स वाई ये मोस्ट कॉमन होता है और इसको बोलते हैं क्लासिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर अब जो रहता है जो 10% होता है, 10% में ऐसा हो सकता है कि आधे सेल्स जो है वो नॉर्मल है और आधे सेल्स जो है उसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो इसमें इसको बोलते हैं मोजाइक पैटर्न। और इसमें होता क्या है कि आधे सेल्स नॉर्मल होने की वजह से फर्टिलिटी रह जाती है। अब कुछ रेयर कंडीशन में जो रहता है, बहुत सीवियर डिजीज में जो बहुत रेयर मिलता है, उसमें एक की बजाय 2 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो इस वजह से जो रहता है और सीवियरिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम बात करें जितना एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है उसकी वजह से होता क्या है कि जो रहता है टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें तो होता क्या है, प्राइमरी पैथोलॉजी जो रहती है इसमें प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म होता है। प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म जो रहता है बेसिकली होता है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है और उसमें जो रहता है हाइलिनाइजेशन हो जाता है। हाइलिनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जो रहता है वो एकदम शीशे की तरह हो जाता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन जो रहता है उस तरीके से। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स काम नहीं करता है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स काम नहीं करता है, दूसरा जो मेन चीज़ रहता है वो सर्टोली और लेडिक सेल्स भी काम नहीं करते हैं। तो अगर सर्टोली और लेडिक सेल्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन जब कम रहता है तो एफएसएच और एलएच बड़े रहेंगे, एलिवेटेड रहेंगे, क्योंकि फीडबैक जो रहता है वो रहता है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स खराब है और सर्टोली और लेडिक सेल्स खराब है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। और जो जर्म सेल्स रहती हैं, जैसे ही प्यूबर्टी की शुरुआत होती है उस वैसे ही वो जो रहता है डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। तो प्यूबर्टी से ही जर्म सेल जो रहता है डिप्लीट होने लगते हैं और पेशेंट जो रहता है वो अजूस्पर्मिया रहता है। फिर हम बात करें तो यूजुअली क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। यूजुअली जो रहता है मोस्ट कॉमनली अजूस्पर्मिया मिलता है, जो आदमी रहेगा इनफर्टाइल रहेगा। टेस्टिस जो रहेगा बहुत ही छोटा, 4 ml से छोटा रहेगा और टेस्टोस्टेरोन भी कम रहता है। एफएसएच एलएच बड़ा रहता है और जो रहता है काफ़ी लंबा हाइट रहेगी। पैर भी बहुत लंबे होंगे बट मसल मास नहीं होगा, मसल मास नहीं रहता है। और गायनिकोमेस्टिया होता है, यहाँ पे जो गायनिकोमेस्टिया होता है उसमें ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क रहता है, 20 टाइम्स हायर रहता है नॉर्मल मेल में से। जो नॉर्मल मेल्स होते हैं उनसे 20 टाइम्स हायर रिस्क हो जाता है। जो पेशेंट रहता है उसको कुछ भी सीखने में, लर्न करने में बहुत ही दिक्कत आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है और बोलने में भी काफ़ी डिलेड डेवलपमेंट होता है। इस वजह से साइको सोशल इश्यूज भी रहते हैं। उसको जो है सेक्स करने का मन नहीं करता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम होता है और आगे चल के उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल टेस्टिस मिलेगा और फर्म होगा, गायनिकोमेस्टिया होगा और जो बाल होंगे शरीर पे वो बहुत ही थोड़े रहेंगे, ना के बराबर होंगे, चेहरे पे भी बहुत ही कम बाल होगा। फिर अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन कम रहता है, एफएसएच एलएच बड़ा रहता है और एस्ट्रोडायोल जो रहता है एस्ट्रोजन का ही फॉर्म होता है वो भी बड़ा रहता है। फिर 90% ऑफ द केसेस में देखेंगे कि अजूस्पर्मिया रहता है। अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलेगा, तो 47 एक्स डबल एक्स वाई मिलेगा। अगर मोजाइक पैटर्न को डिटेक्ट करना है तो हमें फिश या पीसीआर करना पड़ेगा। तो मैनेज कैसे करते हैं, तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट होता है, हम लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं और वो बेसिकली उसमें करेंगे जिसमें हमने कंफर्म कर लिया है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लो है। तो अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो उसमें हम लोग टेस्टोस्टेरोन जो रहता है रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। इससे होगा क्या कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप करेंगे। दूसरा, अगर सिम्टोमेटिक हाइपोगोनेडिज्म है तो
सिम्टोमेटिक हाइपोगोनेडिज्म में भी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बेनिफिट होता है। लिबिडो इंप्रूव होगा, मूड इंप्रूव होगा, बोन डेंसिटी जो बोन में मजबूती आएगी और मसल मास भी बढ़ेगा। जो पहले पतला सा पेड़ है वो उस पर मसल्स आ जाएंगे और अच्छा रहेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली हम लोग 3 रूट से यूज़ कर सकते हैं आईवी को छोड़ के। जो रहता है अगर हम बात करें जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ट्रांसडर्मल, ओरल और इंजेक्टेबल भी रहता है। तो अगर हम बात करें कि टेस्टोस्टेरोन जो रहता है ये शुरू से ही क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अगर किसी में थोड़ा बहुत भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट से सप्रेस हो जाता है। तो जब तक कि आदमी जो है उसमें स्पर्म रिट्रीवल अटेम्प्ट नहीं कर लिए, स्पर्म रिट्रीवल के बाद ही जो रहता है उसमें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करना चाहिए। अब फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बात करें तो यूजुअली हम लोग इसमें माइक्रो टेसे करते हैं। माइक्रो टेसे क्या होता है? माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन होता है। और अगर नॉन मोजाइक अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो 50% केसेस में स्पर्म मिल जाता है। फिर उस स्पर्म को लेकर के हम लोग एक्सी करते हैं। एक्सी होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और फर्टिलिटी जो रहता है उसमें रिट्राइव्ड स्पर्म से मिल जाता है। फिर कई बार जो रेयर केसेस हैं हमें स्पर्म बैंकिंग भी करना पड़ सकता है। जो मोजाइक पैटर्न होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में उसमें स्पर्म होते हैं सीमेन में, और तो ऐसे केस में हमें अर्ली स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेशन उनमें करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें गायनिकोमेस्टिया की, तो गायनिकोमेस्टिया के लिए हम लोग टैमॉक्सिफेन देंगे। टैमॉक्सिफेन जो रहता है एंटी एस्ट्रोजन रहता है और माइल्ड केसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कॉस्मेटिक रीजन या साइकोसोशल रीजन की वजह से तो हम सर्जिकल रिडक्शन भी कर सकते हैं। फिर जो रहता है हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, तो रेगुलर स्क्रीनिंग भी करना चाहिए। अब बात करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लर्निंग असिस्टेंट का, तो हमें जो है कॉग्निटिव या बिहेवियरल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, और जो रहता है एजुकेशनल सपोर्ट देना चाहिए फॉर लैंग्वेज और डेवलपमेंटल डिलेज। तो जो उसके ग्रोथ माइल से धीरे धीरे हो रहा है ऐसे में हमें उसका साथ देना चाहिए और उसको एजुकेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और उसको जो भी सीखने में लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है उसका सिखाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फिर जो मेल पॉपुलेशन होते हैं उसमें 20 से 50 टाइम्स जो हाई रिस्क हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, जो नॉर्मली होता नहीं है। फिर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो इस वजह से वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। जो अगर हम बात करें मेटाबॉलिक डिजीजेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज़ और ये सब ज़्यादा प्रिवलेंट होते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे कि सिस्टमिक लूपस और जॉगरेन सिंड्रोम भी ज़्यादा चांस होता है। तो ये सब जो रहता है लॉन्ग टर्म रिस्क रहता है। तो ओवरऑल हम क्लाइनफेल्टर की देखें तो इसमें जो रहता है टॉल स्टेचर रहता है, जबकि टर्नर की बात करें तो शॉर्ट स्टेचर रहता है और यूजुअली फीमेल रहती है। इसमें टर्नर में टर्न नहीं कर पाती क्योंकि वेबिंग मिलता है नेक पे, और इसमें जो रहता है ब्रॉड निपल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं फीमेल्स के, और ब्रॉड चेस्ट होता है। जबकि अगर हम मेल्स की बात करें जिसमें क्लाइनफेल्टर होता है तो उसमें बाल शरीर पे उन पे भी नहीं होता है, और आईक्यू भी जो रहता है माइल्डली इम्पेयर्ड रहता है, नॉर्मल ही रहते हैं, थोड़ा बहुत कम रहता है, डिले हो सकता है बट आईक्यू थोड़ा बहुत ही कम होता है, और इनके भी छाती पे बाल नहीं होते हैं। और जो रहता है इनमें ब्रेस्ट डेवलप होता है 30% केसेस में। हड्डियां जो रहती हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और जो इनका हेयर पैटर्न होता है क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो फीमेल टाइप का प्यूबिक हेयर पैटर्न मिलता है और टेस्टिस भी स्मॉल मिलती है। तो ये जो रहता है क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। और अगर हम बात करें टर्नर में, तो टर्नर में जो ओवरीज रहते हैं वो स्ट्रीक ओवरीज रहती हैं। फीमेल जो रहती है वो भी इनफर्टाइल रहता है, और क्लाइनफेल्टर वाला मेल भी इनफर्टाइल रहता है। टर्नर में एमेनोरिया मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल डिफरेंस।